जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों ने अब ज्वाइन कर लिया है। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं वो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर जो सीएनएस के अंदर जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हेडेक्स। जब हम हेडेक की बात करते हैं तो हेडेक के जेन जब भी हम हेडेक के जेन में आते हैं तो एक हेडेक है जो नॉर्मली हमारी रूटीन के अंदर हमें चल रही होती है। ठीक है। मैं एक्चुअली मैं किसी एक बुक से आप लोगों को जो क्लिनिकल कवर नहीं करवाता। अगर आप वैसे बुक की रेफरेंस की बात करें तो उसके अंदर मैं डेविडसन को भी कुछ पार्ट यूज करता हूँ, दूसरा जो है वो एमटीबी का यूज करता हूँ और फर्स्ट एड का भी कुछ पार्ट यूज करता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक जिससे आप यानी कि थ्योरी को साथ रीड करना चाहते हो तो आप एमटीबी को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हेडेक को, तो हेडेक्स जो है वो मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। हेडेक्स के डिफरेंशियल्स के अंदर जो है वो हमने उसको कैसे लेके चलना है, किस किस हेडेक को कैसे कैसे डिफरेंशिएट करना है, कौन से एज ग्रुप में कौन सी हेडेक होती है, हेडेक की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनको हमने कैसे कैसे मैनेज करना है और उनकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, हमने उसको डिस्कस करना है। जब हम हेडेक की बात करते हैं तो हेडेक जो है वो मल्टीपल टाइप्स की होती है। ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है, जो क्रॉनिक हेडेक्स की बात करें, एक्यूट हेडेक की बात नहीं हो रही, क्रॉनिक हेडेक्स हैं रिपीटेड जिनके अंदर हिस्ट्री हो, मल्टीपल हेडेक्स की हिस्ट्री हो, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होती है वो होती है टेंशन हेडेक। ठीक है। तो हेडेक्स के अंदर हमने जो सबसे पहला टॉपिक कवर किया डिस्कस कर रहे हैं वो है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जो होती है उसमें मेनली होता क्या है पेशेंट्स को। यूजुअली इसके अंदर जो पहला रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस, यानी एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बिजी स्केड्यूल की वजह से पेशेंट जो है वो एंशियस होगा, स्ट्रेस की हिस्ट्री होगी। नंबर टू इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जो स्ट्रेस वाले पेशेंट के अंदर नंबर टू इसके अंदर होता है, जस्ट वन सेकंड, आई थिंक आपको बैकग्राउंड ब्लर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बेहतर कर दूं। जी। जी। इसके अंदर जो दूसरी बैकग्राउंड चीज आपको मिलती है वो ये है कि पेशेंट की जो हेडेक होती है वो बैंड लाइक होती है। बैंड लाइक का मतलब है कि जैसे अगर हेडेक की कंप्लेन करेगा वो कहेगा जैसे पूरे सर को बैंड की तरह हेडेक हो रही है। दूसरा, इसमें स्कैल्प टेंडरनेस भी मिल सकती है, यानी वो ये भी कह सकता है कि वर्टेक्स के ऊपर पेन हो रही है और यहाँ पे टेंडरनेस हो सकती है। ठीक है ना। तो स्कैल्प टेंडरनेस भी इसमें मिल सकती है। अब इस जो टेंशन टाइप हेडेक है ये किस ग्रुप में होगी, यूजुअली यंग एज ग्रुप को यूजुअली इन्वॉल्व करती है। ठीक है। इसके अलावा जो इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं टेंशन हेडेक के अंदर, हम क्या पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इसके अंदर हम पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो है सबसे पहले तो ये कि पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिलेटेड पेशेंट को गाइड करेंगे कि आपने अपनी स्ट्रेस को कैसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है। उसमें आप सबसे पहली चीज क्या करते हो, काउंसलिंग करते हो। उसके अलावा पेशेंट को पैरासीटामोल या पेशेंट को एनसेड्स देते हो। अगर स्टिल पेशेंट की इंप्रूव नहीं होती तो आप पेशेंट को एमिट्रिप्टाइलिन जो एसएसआरआई है वो आप पेशेंट को, यानी एसएसआरआई वगैरह ट्रीटमेंट में आप दे सकते हैं। तो ये चीज आ जाती है टेंशन हेडेक की। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ज्यादा सीवियर नहीं होती। इसमें पेशेंट को जो हमारे पास हॉस्पिटल में प्रेजेंट करेगा बहुत ज्यादा टॉक्सिक लुक नहीं होगी, एजिटेटेड लुक नहीं होगी। इसमें और क्या क्या चीजें नहीं होंगी, पहले हम सारी टॉपिक्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं, फिर उसके अंदर जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होंगे वो एट द एंड में आपको बता दूंगा। तो टेंशन हेडेक के अंदर क्या चीज मिली कि स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से है, बैंड लाइक है, जो है इसमें रिपीटेडली एपिसोड्स होंगे, यंग एज ग्रुप होगा, स्कैल्प टेंडरनेस होगी। पेशेंट जो है वो उनको ट्रीट कैसे करेंगे, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, रेस्ट करवाएंगे, पैरासीटामोल या एनसेड्स देंगे और उसके बाद पेशेंट को एसएसआरआईज देंगे। तो ये थी टेंशन हेडेक। इसके बाद जो सेकंड जो कॉमन हेडेक हमारे पास लाइफ में जिससे मोस्टली तकरीबन हम गुजरते भी हैं वो हम कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन एक कॉमन टॉपिक है। होता क्या है माइग्रेन के अंदर, यूजुअली जो आपकी ब्रेन की वेसल्स हैं, ठीक है, कोई स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर आप लोगों को किसी को अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो वो मुझे बता सकते हैं। स्क्रीन ब्लर है, अच्छा चलें ठीक है। मैं इस तरह करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा वैसे आपको गाइड कर देता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको रहने देता हूँ, ठीक है, अगर किसी को क्लियर नजर नहीं आ रहा तो। मैं मिग्रेन के बारे में आपको बता रहा था कि जो माइग्रेन होती है वो किस तरह की होती है। माइग्रेन में आपके पेशेंट्स को हेडेक होती है। ठीक है।
व्हाइट बोर्ड पे अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं उसका कुछ आपको बेहतर कर देता हूँ, ठीक है। एमिट्रिप्टाइलिन जो है वो हम 25 से जो है ना 50 मिलीग्राम तक हम पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है ना। ओडी डोज में होती है, एचएस में हम पेशेंट को यूजुअली देते हैं, ठीक है ना। ये हम लॉन्ग टर्म देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, ठीक है। माइग्रेन की बात कर रहे थे कि माइग्रेन होती क्या है। इसमें ना जो मेन चीज होती है माइग्रेन में कि आपकी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वेजोडाइलेटेशन की वजह से पेशेंट को, यानी कि रेज ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी जो रेज प्रेशर इन द ब्रेन की वजह से जो है वो पेशेंट को हेडेक होती है, ठीक है ना। इसमें जेनेटिक कॉजेज भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, ठीक है ना। जैसे डाइटरी फैक्टर्स की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकती है, जैसे पेशेंट चॉकलेट लेता हो, चीज लेता हो, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है यानी कि हेडेक हो सकती है। दूसरा, पेशेंट स्ट्रेस हो, पेशेंट को बहुत ज्यादा यानी एक्टिविटी के बाद हो, जैसे एंड ऑफ द वीक, फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट, यानी जिसमें पेशेंट ने वीक में काफी एग्रेसिव वर्क कर लिया हो, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो हेडेक हो सकती है। एक और चीज जो इन हेडेक से रिलेटेड है वो ये है कि पेशेंट जितने भी ये एंजाइटी या इमोशनल स्ट्रेस होती है उसके अंदर भी पेशेंट को माइग्रेन हो सकती है। अब ये जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर एज ग्रुप जो है ना, फीमेल्स आर इन्वॉल्व मोर एज कंपेयर टू मेल्स। और इसमें जो एज ग्रुप होता है वो तकरीबन 20 टू 30, यानी जो थर्ड डेकेड है ना उसके अंदर ज्यादा एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर क्या चीज एक पता चली, एक तो 20 टू 30 ईयर्स ऑफ एज, फीमेल्स आर इन्वॉल्व मोर एज कंपेयर टू मेल। तीसरी चीज इसमें जो है वो डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, इमोशनल फैक्टर्स भी हैं, और इसमें जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। अब क्लिनिकल पिक्चर इसमें कैसी होती है, इसमें ना दो तरह की चीजें होती है। एक जो है वो माइग्रेन विद ऑरा होती है और एक विदाउट ऑरा। ऑरा ये होता है कि पेशेंट को अगर हेडेक स्टार्ट होने से पहले जो है वो बॉडी के अंदर उसको फील होना शुरू हो जाता है कि मुझे कोई ना कोई चेंजेस आ रही है, जैसे हेलुसिनेशंस होती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है, पेशेंट को सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजनल स्टेट हो सकती है, पेशेंट को टीआईए वाले सिम्टम जैसे डिसआर्थरी या डिसफेजिया, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। यानी पेशेंट मिमिक करेगा जैसे उसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। पेशेंट फ्यू मिनट से फ्यू आवर्स के लिए पेशेंट को लगता है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे से सुना नहीं जा रहा, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ऑरा होगा। ऑरा के बाद पेशेंट को हेडेक होगी। हेडेक जो है वो तकरीबन 1 और 2 आवर्स तक पेशेंट को रहती है। और उसके साथ पेशेंट को क्या होगा, जो मेन चीज एक और होती है, पेशेंट जो है ना इसके अंदर क्या कहता है कि मुझे बिल्कुल जो है वो शोर नहीं पसंद, ठीक है ना। पेशेंट जो है वो वॉइस को अवॉइड करेगा, विजुअल जो है वो विजन उसको यानी कि उसको लाइट को भी अवॉइड करेगा। तो अगर ये सिनेरियो आ रहे हैं, पेशेंट विल आस्क कि मुझे यानी की पॉइंट क्वाइट रूम के अंदर रहना है, तो ऐसे सिनेरियो में आप माइग्रेन को जेन में लेके आएंगे, ठीक है ना। इसमें ऑरा है, हेडेक है, यानी इसमें परसिस्टेंट हेडेक तकरीबन 30 टू 60 मिनट्स या 2 आवर्स तक भी रहती है। इसके साइड हमने बताया कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, डाइटरी फैक्टर्स की वजह से, वर्कलोड की वजह से, इन चीजों की वजह से हो सकती है। अब इस माइग्रेन के वजह से यानी इसके अलावा पेशेंट विल आस्क टू सिट इन क्वाइट एंड यानी कि डार्क रूम। तो ये जब चीजें होंगी तो आपके जेहन में माइग्रेन आएगी, ठीक है। तो इसमें टेंशन हेडेक और इसमें क्या डिफरेंस हो गया कि उसके अंदर जो फीचर्स थे वो स्ट्रेस के साथ तो जरूर थे, लेकिन उसके अंदर जो है वो पेशेंट को कोई ऑरा नहीं था, पेशेंट को कोई हलुसिनेशंस नहीं थी, पेशेंट को कोई ऐसा यानी कि फीचर नहीं थे जिससे वो कहे कि मुझे एबल यानी क्वाइट रूम या यानी कि वॉइस को बुरी लग रही है या मुझे जो है वो विजन बुरा लग रहा है, तो ये फीचर्स उसमें नहीं होते। अब इनके हम कैसे जो है वो इस पेशेंट्स को मैनेज करेंगे माइग्रेन के पेशेंट में, जिस तरह उसके अंदर हमने पेशेंट्स को मैनेज किया था विद एंटी, हमने काउंसलिंग की थी, पेशेंट को जो है वो एनसेड्स दिए थे, तो इसमें भी दो तरह से मैनेज करते हैं। एक तो ये है कि आपने एक्यूट इवेंट को मैनेज करना है, जो पेशेंट को सीवियर पेन हो रही है, सडन हो रही है, उसको मैनेज करना है। और उसके अलावा आपने इसको प्रोफाइलैक्सिस से बचाना है। तो अगर एक्यूट मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो उसमें आपने पेशेंट्स को एनसेड्स और सुमाट्रिप्टन देना है। सुमाट्रिप्टन जैसे सिंफ्लेक्स एम के नाम से पेशेंट मेडिसिन आती है, ठीक है ना, हम पेशेंट्स में देते हैं टू मैनेज द एक्यूट इवेंट ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है ना। लेकिन अब इसकी बात की जाए कि आपने इसके जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए पेशेंट को क्या देना है, यानी पेशेंट एक्यूट अटैक तो आया, आपने उसको फौरन से पेन फ्री किया, आपने एनसेड दिए, पैरासीटामोल दी, एस्पिरिन दी, इससे और साथ आपने पेशेंट को सुमाट्रिप्टन दी, उससे पेशेंट का एक्यूट अटैक तो मैनेज हो गया। लेकिन आपने उसको प्रोफाइलैक्सिस के नेक्स्ट अटैक ना हो, जैसे अगर हम कब कहेंगे कि पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत है, मोर देन 2 अटैक्स इन अ मंथ,
यानी अगर एक पेशेंट को एक महीने में 2 से ज्यादा अटैक आ रहे हैं माइग्रेन के, तो उस पेशेंट में हमने पेशेंट को जो है वो प्रोफाइलैक्सिस देना है। तो प्रोफाइलैक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस है वो प्रोप्रेनोलोल है। हम अक्सर पेशेंट्स को इंड्रॉल के नाम से आती है प्रोप्रेनोलोल, हम पेशेंट्स में 10 mg TDS से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उन पेशेंट्स में हम देते हैं जिन पेशेंट्स के अंदर प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत हो। तो ये वो चीजें हैं जिनके अंदर हमने माइग्रेन को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा पेशेंट को कहना है आपने चीज नहीं लेनी, आपने चॉकलेट्स नहीं लेनी, आपने इमोशनली पेशेंट को स्टेबल करना है, स्ट्रेस काउंसलिंग करनी है। ये सारी चीजें हमने पेशेंट में करनी है माइग्रेन में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक और टाइप ऑफ हेडेक है विच इज कॉल्ड क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक का लफ्ज जब भी आपके जेहन में आएगा तो इसको आपने बड़े यानी कि डिफरेंट इसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। पहली बात तो ये है जो क्लस्टर हेडेक की बात करें तो क्लस्टर हेडेक जो होती है उसमें पेशेंट को एपिसोडिक पीरियोडिक हेडेक होगी, ठीक है ना। इसमें कंटिन्यूअस फैशन में नहीं होगी, पीरियोडिक होगी। और जरूरी नहीं है कि इसके अंदर पेशेंट को यानी कि आफ्टर मंथ में या 1 या 2 एपिसोड्स आए। इसमें पेशेंट ऐसे होता है कि पेशेंट को एपिसोड्स पीरियोडिक होती है, उसके बाद मंथ्स टू ईयर्स तक उसको पेन नहीं होती। तो जो क्लस्टर हेडेक है इसके अंदर प्रोफाइलैक्सिस की हर दफा जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें होता क्या है, पहली बात यूनिलेटरल रीट्रो ऑर्बिटल, यानी कि जो यूनिलेटरल पेन हो रही है, यूनिलेटरल हेडेक है, रीट्रो ऑर्बिटल पेन है, एसोसिएटेड विद, अगर आपके जेहन में ये लफ्ज आ जाए कहीं पे भी, लैक्रिमेशन, नेजल कंजेशन और रेडनेस, अगर ये फीचर्स आ रहे हैं तो आपने जेहन में क्लस्टर हेडेक लेके आना है, ठीक है। यानी अगर पेशेंट को, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि अगर पेशेंट को यूनिलैटरल हेडेक है विद रीट्रो ऑर्बिटल पेन है विद एसोसिएटेड विद लैक्रिमेशन और नेजल कंजेशन और रेडनेस ऑफ द फेस, तो इसके अंदर आपने ये स्वेटिंग हो रही है पेशेंट को यूनिलेटरल स्किन पे, तो पेशेंट को जो है आपने क्लस्टर हेडेक सोचना है। अब जब क्लस्टर हेडेक की बात करते हैं तो क्लस्टर हेडेक के अंदर मेनली ट्राइजेमिनल जो नर्व रूट है उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से लैक्रिमेशन और ये नेजल कंजेशन वगैरह होती है। लेकिन इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीटली नोन नहीं है। अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए कोई डायग्नो, जितनी भी हेडेक्स हैं इनके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करवाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, सीटी स्कैन हम जरूर करवाते हैं टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ हेडेक, जैसे रेज आईसीपी, सब अरेक्नाइड हेमरेजेस, मेनिंजाइटिस, मेनिंगोएंसेफलाइटिस, तो ये चीजें रूल आउट करने के लिए जरूर करवानी है सिटी। लेकिन अदरवाइज किसी भी, यानी जो हम हेडेक की बात करें इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो क्लस्टर हेडेक की हम बात कर रहे थे कि इसमें हमने कहा यूनिलैटरल रीट्रोऑर्बिटल पेन विद लैक्रिमेशन एंड स्वेटिंग एंड नेजल कंजेशन है, और इसमें 30 to 60 मिनट्स तक एपिसोड आता है, उसके बाद पेशेंट इंप्रूव कर जाता है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसमें भी हम पेशेंट को ट्रिप्टन्स देते हैं, लेकिन इसमें जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है 100% ऑक्सीजन देंगे। तो इसमें 100% ऑक्सीजन इज द इनिशियल या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फिर इसकी बात आ जाती है कि आप इसको और क्या कर सकते हैं। इसमें आपने क्लस्टर हेडेक के पेशेंट में प्रोफाइलेक्सिस में अगर देनी हो तो उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। विरापामिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस। यानी अब मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, क्लस्टर हेडेक के अंदर हमने क्या करना है, पहले इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है, 100% ऑक्सीजन। और प्रोफाइलेक्टिक जो है यानी कि प्रिवेंट फ्रॉम द क्लस्टर हेडेक, तो क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। तो ये हेडेक्स थी जो कॉमन हेडेक्स हैं। इसके अलावा एक दो और हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी बिल्कुल सीएनएस में नहीं आती, लेकिन और भी हैं, जैसे जाइंट सेल आर्टराइटिस है। आपने नाम सुना होगा कि जो लार्ज वेसल जो है वो वेस्कुलाइटिस है, जिसके अंदर पेशेंट की जो टेम्पोरल आर्टरी है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके अंदर पेशेंट को हेडेक होगी, साथ विजुअल इन्वॉल्वमेंट होगी, जॉ क्लॉडिकेशन होगी। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हेडेक हो सकती है। तो आपने डिफरेंशियल्स अपने वाइड रखने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और हम टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, यानी अगर ओल्ड डॉक्टर क्या। आके, जी जी। ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस प्लीज जरा रिपीट कर दे। जी जी, जाइंट सेल आर्टराइटिस जो होता है इसमें मेनली आपकी जो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस होता है, इसमें मेनली आपकी जो वेसल्स हैं उनकी वेस्कुलाइटिस की वजह से, परफियन की वजह से पेशेंट को हेडेक होती है। टेम्पोरल
जो स्कैल्प है वहां पे टेंडरनेस होती है, साथ विजुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, विजन उसकी रिड्यूस होती है। और तीसरी चीज पे जॉ क्लैडिकेशन, अगर मैं अपने फेस पे बनाऊं तो मैं उसको ऐसे याद रखता हूँ कि मैंने ये 3 बनाया है, ठीक है ना। अब इसमें मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्पोरल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आई की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और जॉ की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो जाइंट सेल आर्टराइटिस के अंदर ये 3 चीजों की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अंदर जो हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को हमने स्टीरॉइड्स देने होते हैं ट्रीटमेंट में, और इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट बायोप्सी होता है। तो जाइंट सेल आर्टराइटिस में पेशेंट की बायोप्सी करते हैं, ठीक है। अदर टाइप ऑफ एक और हेडेक की जो कॉज हो सकती है वो होती है बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, आपने नाम सुना होगा। इसे जो है वो सूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी कहते हैं। जो सूडो ट्यूमर सेरिब्राई या बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में पेशेंट को क्या होता है, हेडेक होती है, परसिस्टेंटली हेडेक होती है, ओबीस फीमेल की हिस्ट्री होगी। उसमें आपको सिटी स्कैन शायद इतना ज्यादा नॉर्मल मिले, पेपिलोडीमा मिलेगा, और वो रेज आईसीपी की वजह से होता है। यूजुअली ओल्ड एज में या जिनमें पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ओबीस फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये कॉमन होता है। और उसके ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को जो है वो एसिटाजोलामाइड देते हैं या वीपी शंटिंग करके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं। यानी उसमें हम सिटी कराएंगे, उसमें वेंट्रिकल्स हमें नॉर्मल लग रहे होते हैं, यानी उसमें ज्यादा डायलेटेड नजर नहीं आ रहे थे, हाइड्रोकेफलस वाले फीचर यानी उसमें नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में रेज आईसीपी होता है, जिसकी वजह से आपको पेपिलोडीमा और ब्लरिंग ऑफ विजन मिल रही होती है और हेडेक मिल रही होती है, ठीक है। ये टॉपिक्स जो है वो डिटेल्ड में याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिफरेंशियल्स के तौर पे याद करवा रहा था कि ये भी हेडेक के डिफरेंशियल्स में आती हैं चीजें, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है और जिसके इसका अंदर दूसरा नाम क्या था? स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। सूडो ट्यूमर यानी फॉल्स ट्यूमर, सेरिब्राई CEREBERI सेरिब्राई, सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, ठीक है। लेकिन आप बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के नाम से याद कर रख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसके अंदर पेशेंट को हेडेक्स होती है, वो होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। आपने नाम सुना होगा कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, ट्राइजेमिनल नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें पेशेंट को फेशियल पेन होती है, हेडेक होती है, और साथ फेस पे पेशेंट को पेन होती है। ट्राइजेमिनल की जो मेनली मैंडिबुलर और जो मैक्सिलरी ब्रांच है, ये 2 ब्रांचेस की मेनली इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। पेशेंट को पेन कब होगी, जब वो खाएगा या जब उसको स्किन पे टच होगा, या कोल्ड वेदर उसको स्किन पे टच होगा तो उसको बर्निंग सेंसेशंस आएंगी, पेन होगी और ईटिंग में डिफिकल्टी होगी। तो इसमें हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर मेनली आपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में आपने कार्बामेजिपिन देनी होती है। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रख लें, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल डीकम्प्रेशन कर सकते हैं, अल्कोहल इंजेक्शन लगा सकते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट में। और भी बहुत सारी कॉजेज हैं हेडेक की, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, मैं इन तीनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, एक समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स याद रहें। सबसे पहले टेंशन हेडेक की बात की, एज ग्रुप यंगर ग्रुप, माइग्रेन के अंदर भी यूजुअली यंगर ग्रुप। क्लस्टर हेडेक, इसमें यूजुअली एज ग्रुप है मोर देन 30, और जो टेंशन हेडेक है और माइग्रेन है ये लेस देन 30 है, ठीक है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स, जो टेंशन हेडेक है और जो माइग्रेन है इसमें फीमेल प्रिडोमिनेंस ज्यादा है। जो क्लस्टर हेडेक है उसमें मेल प्रिडोमिनेंस ज्यादा है, यानी कि मेल्स आर इन्वॉल्व 10 टाइम मोर एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। टेंशन हेडेक जो है वो हेडेक होगी बैंड लाइक। जो माइग्रेन की हेडेक होगी वो हेडेक होगी विद ऑरा, ठीक है ना। साथ पेशेंट को जो है वो टीआईए वाले सिम्टम, डिसआर्थरिया, हेलुसिनेशंस, यानी कि पेशेंट को विजुअल और ऑडिटरी जो है वो पेशेंट को डिफिकल्ट, यानी कि हियरिंग जो है वो उसको बुरी लगेगी, ठीक है ना। यानी मूड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगी, इमोशनल स्ट्रेस के साथ, डाइट के साथ इसका लिंक होगा, ठीक है ना। और ये जो फीचर्स हैं ये माइग्रेन से मिलते जुलते हैं। जो क्लस्टर हेडेक है उसमें किस तरह की होगी, यूनिलैटरल हेडेक होगी, रीट्रो ऑर्बिटल पेन होगी, विद लैक्रीमेशन होगी, विद नेजल कंजेशन होगी। तो अगर ये फीचर्स आएंगे तो आपने क्लस्टर हेडेक सोचना है। अब एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि क्लस्टर हेडेक ज्यादा एज ग्रुप में है और बाकी जो दोनों चीजें हैं वो यंगर एज ग्रुप में है। ट्रीटमेंट में जो था वो हमने बताया कि जो आपकी टेंशन टाइप हेडेक है उसमें आपने पेशेंट को काउंसलिंग करनी है, नॉर्मल पेन किलर्स देने हैं, और ज्यादा ही है तो आप एसएसआरआईज दे सकते हैं। जो माइग्रेन है उसमें अक्यूट अटैक में आपने पेशेंट को सुमाट्रिप्टान और एनसेड्स देने हैं, ठीक है ना। और उसके जो प्रोफाइलैक्सिस में आपने पेशेंट को प्रोप्रेनोलोल देना है। जो क्लस्टर हेडेक है उसके अंदर आपने अक्यूट अटैक में सुमाट्रिप्टान दे सकते हैं, लेकिन 100% ऑक्सीजन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है। और जो इसकी प्रोफाइलैक्सिस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है।
ये जो चीजें हैं, बाकी हमने बात की थी, इसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जी और बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, उनके जो है वो क्लिनिकल फीचर्स ही डिफरेंट हैं। उनको बहुत ज्यादा यानी कि इससे मैच नहीं करते। जो डिफरेंशिएट ज्यादा करना पड़ता है वो इन्हीं 3 डिजीजेस को करना पड़ता है। तो हेडेक का टॉपिक हमारे हिसाब से भी कवर हो गया है। अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को हर चीज क्लियर हो गई है? जी। चलें, अगले टॉपिक की तरफ जो जाएंगे वो है सीजर्स। सीजर्स या एपिलेप्सी के अंदर क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है? हम कब कहेंगे कि ये सीजर्स हैं और कब कहेंगे कि ये एपिलेप्सी है? व्हाट इज सीजर और व्हाट इज एपिलेप्सी? व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस? आप लोग आंसर करें, बेशक गलत आंसर करें। हम एक एज ए डिस्कशन ग्रुप है, इसमें हमने मिलके चलना है। सिर्फ ये वन साइडेड नॉलेज नहीं है। आप भी मुझे पढ़ाएं, मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मिलजुल के हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। जितना आप लोगों को जो पॉइंट पता है आप बता सकते हैं। सर एपिलेप्सी की कुछ ट्रेट्स होती हैं, जैसे इसका टाइम पीरियड, अनकॉन्शियसनेस, फ्रोथी और अनकंट्रोल्ड ब्लैडर, और इस तरह की इसकी कुछ ट्रेट वो होती हैं एपिलेप्सी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ इसकी होती हैं। और अ, सीजर कोई भी हो सकता है जो वो अनसिक्रोनाइज्ड उन्होंने लिखा हुआ है। और हम्म। 5 मिनट से ज्यादा अगर एपिलेप्सी हो तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में आ जाता है, जिसके लिए फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना पड़ता है आईवी से। जो सीजर्स होगी ना और एपिलेप्सी में जो मेन डिफरेंस है वो याद रखिएगा कि सीजर एक जनरल टर्म है जिसको हम यूज करते हैं कि जिसमें पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी या एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो सीजर्स होते हैं। सीजर्स एक जनरल टर्म है जिसके अंदर एपिलेप्सी और स्टेटस एपिलेप्टिकस आ जाता है। जो सीजर्स और एपिलेप्सी में जो मेन डिफरेंस है ना, वो याद रखिएगा कि जिसके अंदर कॉज अननोन है। यानी आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लिए, आपने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हर चीज कॉजेस को देख लिया, लेकिन आपको कॉज नहीं मिलती, यानी अनआइडेंटिफाइड अनप्रूवन सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। ठीक है? तो एक ये क्लियर डिफरेंस है। तो एपिलेप्सी को जो है जिसमें हमें कोई भी कॉज नहीं मिलेगी उसे हम एपिलेप्सी कहेंगे। और बाकी सीजर जिसके अंदर बाकी, फॉर एग्जांपल पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिक फिट्स है, इट इज अ टाइप ऑफ सीजर। फेब्राइल फिट्स, सीजर्स। ठीक है ना? तो सीजर्स के अंदर बाकी जिसमें कोई कॉज मिल जाए वो सिंपल सीजर्स, या उसके लिए हम डेफिनेट टर्म यूज कर लेंगे। जो उसके अलावा होगा उसे हम एपिलेप्सी कहेंगे। ठीक है? तो यहां तक। और जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है उसमें यह है कि पेशेंट को अगर सीजर परसिस्टेंट चल रहे हैं, यानी उसमें, यानी एक सीजर और 2 सीजर्स के दरमियान पेशेंट का कॉन्शियस लेवल रीगेन नहीं हो रहा, या सीजर्स कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, उसमें सेटल डाउन नहीं हो रहा, तो उस पेशेंट में हम कहेंगे कि ये स्टेटस एपिलेप्टिकस है। ठीक है? अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि इनकी एपिलेप्सी को शुरू करते हैं, सीजर्स को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी को डिस्कस कर लेते हैं। एपिलेप्सी होती क्या है वो हमें पता लग गया। अब इसके सबसे पहले कॉजेज कौन सी है जो कॉमन कॉमन, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमने जो अपना टॉपिक है उसको ब्रीफली कवर करना है ताकि हम उस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स होते हैं, एब्सेंस सीजर्स होते हैं, उसके अलावा फोकल सीजर्स होते हैं, और मायोक्लॉनिक। ये 4 मेजर टाइप्स हैं। बाकी बहुत सारी हैं जिन मोटर सेंसरी और यानी कि फोकल, उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी, उन सबको अभी आप जेन से निकालें। आप जो मेजर याद रखें कि जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स हैं, एब्सेंस सीजर्स हैं, फोकल हैं, और उसके अलावा मायोक्लॉनिक है। अब ये जो टाइप्स हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स ऑफ चॉइसेस हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीजर्स की कॉजेज क्या हो सकती हैं। पेशेंट्स में सीजर्स हो रहे हैं तो उनमें हमने क्या क्या चीजें करवाएंगे, क्या क्या चीजें उनकी कॉजेज हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं सीजर्स की कॉजेज की, तो जेन में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले सीजर्स की कॉज के अंदर मेरे जेन में आती है कि मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है उसकी कॉज में। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं। बाकी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी फिट्स हो सकते हैं। उसके अलावा हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से भी फिट्स हो सकते हैं। अल्कोहल की वजह से भी पेशेंट को फिट्स हो सकते हैं।
हाई ग्रेड फीवर की वजह से पेशेंट को फिट्स हो सकते हैं, हेड इंजरी की वजह से फिट्स हो सकते हैं, पेशेंट को जो है वो कोई हेड इंजरी या ट्रॉमा हुआ, या पेशेंट को पहले स्ट्रोक रह चुका है, ओल्ड स्ट्रोक, उसके अंदर लेटर ऑन एज के अंदर जाके स्कार एपिलेप्सी जिसको कहते हैं कि स्कार के ऊपर फिट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत सारी सीजर्स की कॉजेज हैं जो आपने अपने जेन में रखनी है। लेकिन जो कॉजेज के अलावा जो हमने सबसे पहले, यानी अब हम जब बात करते हैं जी, इन्फेक्शन हो सकती हैं, मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंगोएंसेफलाइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेसिस हो सकती हैं, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन्स जैसे मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, इन सब की वजह से पेशेंट को जो है सीजर्स हो सकते हैं। तो सीजर्स की बहुत सारी कॉजेज हैं। जो अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा कुछ करने की रीजन क्या थी, हमने जब भी हमसे सीजर्स का पूछा जाता है तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशंस का पूछा जाता है तो सबसे पहले नाम लेते हैं ईईजी का या सिटी स्कैन का नाम लेते हैं, ऐसे ही है ना। जब भी हम कहते हैं कि इसमें हम ईईजी करवाएंगे या हम इसमें सिटी या एमआरआई करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपने करवाना होता है वो ये चीजें को रूल आउट करना होता है। यानी सबसे पहले अगर पेशेंट को सीजर्स हुए हैं या फिट्स हुए हैं तो सबसे पहले आप उसकी ये कॉजेज को रूल आउट करेंगे। अगर ये कॉजेज रूल आउट हो जाती हैं तो हम उसको कहेंगे एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो फिर हम आगे जाते हैं कि सिटी एमआरआई या ईईजी करवाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो ये सारी कॉजेज बताने का मकसद, कि जब पेशेंट हमारे पास फिट्स के साथ आता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी आरबीएस करवाते हैं। साथ ही पेशेंट को, बल्कि सबसे पहले तो हम पेशेंट को सेमी प्रोन पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में शिफ्ट करते हैं, एयर वे मेंटेन करते हैं, पेशेंट की पल्स वाइटल्स वगैरह देखते हैं, आरबीएस देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, और इमीडिएटली पेशेंट के टेस्ट भिजवाते हैं। कौन कौन से, पेशेंट के सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भिजवाते हैं, पेशेंट की जो है वो सीबीसी भिजवाते हैं, पेशेंट के सीरम कैल्शियम लेवल भिजवाते हैं, मैग्नीशियम लेवल्स भिजवाते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भिजवाते हैं, ड्रग मिसयूज यानी कोई ना कोई ड्रग लेवल्स जो है वो पेशेंट के हम भिजवाते हैं, और उसके बाद फिर हम पेशेंट के बाकी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, हम ये सारा कुछ भिजवाते हैं। अगर ये नॉर्मल आता है तो हम फिर सीटी स्कैन या एमआरआई की तरफ जाते हैं, और अगर वो भी नॉर्मल आता है तो फिर हम ईईजी करवाते हैं। ईईजी में देखते हैं कि पेशेंट को कौन से टाइप के सीजर्स हैं। ठीक है ना, एक तो क्लिनिकल पिक्चर से भी पता चल जाता है कि ये जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स हैं, या ये एब्सेंस फिट्स हैं, या फोकल फिट्स हैं, या मायोक्लॉनिक फिट्स हैं। जैसे जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स में क्या होता है, पेशेंट को जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स होते हैं, पहले ऑरा होता है, उसके बाद पेशेंट को फिट्स होते हैं, और उसके बाद पोस्ट इक्टल स्टेज होती है, यानी पेशेंट उसके बाद ड्राउजी हो जाता है या स्लीपनेस में चला जाता है। ठीक है, और फोकल फिट्स में क्या होता है, पेशेंट कॉन्शियस है, कॉन्शियस लेवल इसमें अल्टर्ड नहीं हुआ, पेशेंट के एक लिम्ब या एक लेग या एक अपर लिम्ब या किसी फेस के एक एरिया में ट्विचिंग या सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, उसे हम फोकल फिट्स कहते हैं। जो मायोक्लॉनिक जर्क्स हैं उसमें पेशेंट की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ रही होती हैं, उसे हम कहते हैं मायोक्लॉनिक जर्क्स। और जो एब्सेंस होते हैं उसमें पेशेंट को एब्सेंस होता है, पेशेंट जो है वो स्टेयर गेज में चला जाता है, या पेशेंट बिल्कुल जैसे अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके दौरान में पेशेंट रेस्ट में चला जाता है। जो एब्सेंस सीजर्स होते हैं वो चाइल्डहुड के सीजर्स हैं, याद रखें, बड़ों में नहीं होते, एब्सेंस बच्चों में होते हैं। जो बाकी टाइप्स हैं जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फोकल और मायोक्लॉनिक, ये अडल्ट्स में होते हैं। और ये जो जितनी मैंने आपके सामने कॉजेज बताई हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, इन सब में जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स होते हैं। ठीक है, जो बाकी जो टाइप्स हैं वो इनके अंदर नहीं आती। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस की एपिलेप्सी से रिलेटेड, इसकी टाइप्स डिस्कस की, इसकी कॉजेज डिस्कस की, इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी यही है, यही डिस्कस की। इसके बाद आ जाता है आपने इसको मैनेज कैसे करना है। अब एक दो तरह से मैनेजमेंट है, एक तो मैनेजमेंट है जो आपने अक्यूट मैनेज करना है। याद रखिएगा कि अक्यूट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हम मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस की। स्टेटस एपिलेप्टिकस का पेशेंट जो है, हमने पहले पढ़ा कि परसिस्टेंटली सीजर्स हैं, नॉट रिजॉल्विंग स्पॉन्टेनियसली। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने पेशेंट को एयरवे को मेंटेन किया, ऑक्सीजन लगाई, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, सेमी प्रोन पोजीशन में, अवे फ्रॉम द डेंजर आपने रख दिया। अब आपने साथ साथ उसके वाइटल्स किए और जो ये सारी कॉजेज के लिए इन्वेस्टिगेशंस भिजवा दी। साथ ही आपने ये देखना है कि पेशेंट के फिट्स विद इन 5 मिनट सेटल डाउन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर पेशेंट के फिट्स विद इन 5 मिनट सेटल डाउन नहीं हो रहे तो आपने पेशेंट को इमीडिएटली क्या देना है। अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की बात की जाए कि आप पेशेंट फिट्स के साथ आया है, कौन सी ड्रग देंगे, तो याद रखिएगा बेंजोडायजापीन।
बेंजोडायजापीन में भी जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपकी लोरेज़ेपाम, मिडाज़ोलैम या डायज़ेपाम है। ठीक है, जैसे लोरेज़ेपाम है वो 4 मिलीग्राम आईवी स्टैट देते हैं, या डायज़ेपाम या मिडाज़ोलैम है तो वो 10 मिलीग्राम आईवी स्टैट हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने पेशेंट को वो स्टैट डोज में 5 मिनट से ज्यादा अगर फिट्स परसिस्ट किए तो आपने पेशेंट को ये बेंजोडायजापीन दे दिए। अगर फिट्स 5 मिनट्स के अंदर यानी कि अगले नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर सेटल डाउन नहीं होते तो क्या करेंगे, आप एक दफा डोज रिपीट कर सकते हैं। 15 मिनट्स तक नहीं सेटल डाउन हुए, आपने डोज रिपीट की, यानी इनिशियली आपने बेंजोडायजापीन दिए, सेटल डाउन नहीं हुए, 15 मिनट्स के बाद रिपीट की। लेकिन अगर स्ट्रोक सीजर्स जो हैं, जो एपिलेप्टिक फिट्स हैं, अगर ये 30 मिनट से ज्यादा चले जाते हैं तो आपने पेशेंट को जो है वो जो है वो नेक्स्ट ड्रग देनी है जिसे हम कहते हैं फेनिटोइन। ठीक है, फेनिटोइन भी है या फॉस्फेनिटोइन भी है। फेनिटोइन का एक साइड इफेक्ट है कि ये हाइपोटेंशन कॉज करती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक कॉज करती है, तो प्रेफरेबल दोनों में से फॉस्फेनिटोइन है। लेकिन अवेलेबल यूजुअली फेनिटोइन होती है तो हम पेशेंट को फेनिटोइन दे देते हैं। ठीक है ना, अगर वो नहीं है तो आप उसमें पेशेंट को जो है वो लेविट्राइसिटाम या सोडियम वेलप्रोएट ये ड्रग्स भी दे सकते हैं। लेकिन आपसे अगर नेक्स्ट पूछा जाए तो आपने पेशेंट को अगर 30 मिनट से ज्यादा रह गए हैं, लेस देन 60 मिनट्स है, तो आपने पेशेंट को फेनिटोइन या फॉस्फेनिटोइन देनी है। स्टिल अगर फिट्स पेशेंट के सेटल नहीं हो रहे तो आप उस पेशेंट्स में क्या करेंगे, तो आपने पेशेंट को जो है आपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ जाना है। वो ये है कि अगर 60 मिनट से ज्यादा है तो पेशेंट को आपने सिडेट कर देना है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देना है। ठीक है ना, वहां पे डाल के फिर आपने पेशेंट को प्रोपोफोल देनी है। क्यों वेंटिलेटर पे डाल के देनी, क्योंकि प्रोपोफोल जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। फिट्स तो उससे कंट्रोल हो जाएंगे लेकिन पेशेंट जो है वो डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो हमने इसलिए पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना होता है। तो इनिशियल फर्स्ट लाइन क्या है कि आपने पेशेंट को बेंजोडायजापीन दिए, पेशेंट इंप्रूव नहीं हुआ तो आपने फॉस्फेनिटाइन दिया, स्टिल इंप्रूव नहीं हुआ तो आपने पेशेंट को फिनोबार्बिटोल दे दिया, फिनोबार्बिटोल, या आपने लेविट्राइसिटाम सोडियम वेलप्रोएट दिया। स्टिल फिट्स अगर 1 घंटे से ज्यादा कंट्रोल नहीं हुए तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाल दिया। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो मैं एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ, इसका मैं डाटा आपसे साथ शेयर भी कर दूंगा। तो हमने बात की थी कि मोस्टली 4 टाइप्स के ही हमने सीजर्स की बात की थी कि इसमें जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स होते हैं, मायोक्लॉनिक्स होते हैं, फोकल होते हैं और एब्सेंस होते हैं। जो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर है उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो सोडियम वेलप्रोएट है। डॉक्टर आकिब, ये पिटेड एपिलेप्सी कौन सी वाली होती है? जी जी, पिटेड एपिलेप्सी। पेटिमोल एब्सेंस एब्सेंस सीजर का दूसरा नाम है ये। जो एब्सेंस सीजर्स है ना उसका दूसरा नाम पेटिमोल कहते हैं उसको। ठीक है, डॉक्टर आकिब, एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है कि विच ड्रग इज सेफ इन प्रेगनेंसी फॉर एपिलेप्सी। उसमें दो तो ड्रग्स उसमें सेफ होती हैं, उसमें दो ड्रग सेफ होती हैं, एक तो कार्बामेजिपिन सेफेस्ट ड्रग है और साथ दूसरी जो लेमोट्रीजीन। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन हो तो आप उसमें कार्बामेजिपिन नंबर 1 पे रख लें, नंबर 2 पे लेमोट्रीजीन याद रख लें। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये भी आता है कि कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जो बिल्कुल आप नहीं यूज कर सकते। यानी अगर 10 बच्चे प्रेगनेंसी में गए उनमें से 4 को उसने जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कर देने, तो वो है सोडियम वेलप्रोएट, जो मैंने भी आपके सामने लिखी है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। ठीक है, बाकी सारी भी जो है वो आपकी प्रेगनेंसी में इफेक्ट करती हैं, लेकिन जो सोडियम वेलप्रोएट है ये तो आपने बिल्कुल ही नहीं देनी होती। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर एक बंदे की यानी एक फीमेल की प्रेगनेंसी हो गई है और सोडियम वेलप्रोएट ले रहा है तो आप उसको बंद नहीं करेंगे। कोई भी आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग प्रेगनेंसी के दौरान चेंज नहीं करते। अगर कोई ऑलरेडी इस ड्रग पे होता तो हमने प्रेगनेंसी से पहले चेंज करनी थी। ठीक है ना, यानी अगर एक पर्सन है वो प्लान कर रहा है कि मैंने अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो मेरी ड्रग जो है उसके मुताबिक मॉडिफाई करें, तो हमने पेशेंट को इसके अंदर क्या करना था कि सोडियम वेलप्रोएट के साथ कार्बामेजिपिन या लेमोट्रीजीन में से एक ड्रग स्टार्ट करवानी थी और ग्रेजुअली इसकी डोज टेपर ऑफ करके इसको ऑफ कर देना था। और फिर पेशेंट को साथ फॉलिक एसिड 5 mg जो है वो डेली स्टार्ट कर देते हैं, और साथ फिर हम पेशेंट को जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते रहते हैं थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। ठीक है, ठीक तो है। मैं अभी और आप सोडियम वेलप्रोएट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करती है? जी, ओके। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के अंदर जो मैं आपको मैनेजमेंट बता रहा था कि अगर फर्स्ट लाइन जो ड्रग जो ट्रीटमेंट है चॉइस वो सोडियम वेलप्रोएट है और नंबर 2 पे
लेविट्रिएसिटैम है, ठीक है। तो ये जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। उसके बाद दूसरी चीज बात कर लेते हैं एब्सेंस। इसके अंदर याद रख लें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इथोसक्सीमाइड। ये मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, सेकंड लाइन में आप लोगों को याद नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट लाइन भी भूल जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी फोकल न्यूरोलॉजिकल की बात की जाए तो इसके अंदर लेमोट्रिजीन है। और जो जनरलाइज प्लस मायोक्लोनिक, इस तरह याद रख लें कि जनरलाइज प्लस मायोक्लोनिक के अंदर जो है वो सोडियम वेलप्रोएट फर्स्ट लाइन है, एब्सेंस में इथोसक्सामाइड, और जो फोकल न्यूरोलॉजिकल यानी कि जो फोकल फिट्स हैं उसके अंदर आपकी लेमोट्रिजीन। तो ये तीन ड्रग्स, अगर ये चार ड्रग्स आप याद रख लें तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। और फिर पूछा गया सेफेस्ट प्रेगनेंसी में कौन है, वो कार्बामेजिपिन और लेमोट्रिजीन है। और जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो है सोडियम वेलप्रोएट। और पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले क्या करना है, साथ ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड देना है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया टॉपिक, अगले पे चलें। डॉक्टर आकिब आपने क्या बताया कि सोडियम वैल्प्रोएट अगर खा रहा है, पहले से खा रही है तो उसको फॉलिक एसिड साथ देनी है, और एक और चीज आपने बताई है। मैंने ये कहा था कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए ना तो फिर हम ड्रग चेंज नहीं कर सकते, तो उसके अंदर फिर हमने पेशेंट की फॉलिक एसिड साथ ऐड करना है और ड्रग्स को जो है वो साथ आपने यानी इसके अंदर हमने और कुछ नहीं करना। अगर प्रेगनेंसी से पहले होता, यानी कि अब पेशेंट को प्रेगनेंसी प्लान कर रहा होता, तो हमने सोडियम वेलप्रोएट को बंद करना होता है, ठीक है। और उसको फिर हमने जो सेफेस्ट ड्रग है उसके ऊपर शिफ्ट करना होता है। ऐसे सेफ में तो लेमोट्रिजीन भी सेफ है, लेकिन कार्बामेजिपिन भी सेफ है, ये लेविट्राइएसिटैम भी सेफ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिनिमल डिफेक्ट्स देखे गए हैं वो कार्बामेजिपिन के साथ देखे गए हैं। तो उसको फिर फर्स्ट लाइन जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। अब एक और डोज उसकी नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट जिस पे कंट्रोल्ड है, क्योंकि जो फिट्स है ना ये बहुत बुरी चीज होती है प्रेगनेंसी में। फिट्स का मतलब है कि बेबी की डेथ जो है वो हो सकती है। तो उसमें फिर जो है वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट का हमें मजबूरन करना पड़ता है, फिर फॉलिक एसिड साथ देना पड़ता है, ठीक है। एक और जो लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन था जो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये होना चाहिए था कि हमने कब पेशेंट को डोज बंद करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रेसिपिटेट करती हैं फिट्स को। मैं आपको बता देता हूँ। फिट्स जब हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट यानी कि हमने कब इसका ट्रीटमेंट स्टॉप करना है, तो याद रखें कि अगर एक पेशेंट को फिट्स हो रहे हैं, पहली बात तो ये कि आपने फर्स्ट फिट्स पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना होता। अगर जिंदगी में पहले दफा उसको फिट्स पड़े हैं तो आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना। अगर उसको सेकेंड एपिसोड है देन यू विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट, नंबर वन। नंबर टू, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, ट्रीटमेंट उसको कब बंद करेंगे, अगर पेशेंट सीजर फ्री है फॉर मोर देन 2 इयर्स विद ट्रीटमेंट। यानी पेशेंट जो है वो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो अपनी मैक्सिमम डोज पे चल रहा है, वो अपनी मैक्सिमम यानी कि हर जो ड्रग की जो मैक्सिमम डोज है उसके ऊपर चल रहा है, और उसके साथ यानी वो अपने फिट्स फ्री है। तो 2 इयर्स तक आपने पेशेंट को देखना होता है कि वो फिट्स फ्री रहे। अगर वो फिट्स फ्री है देन वी विल स्टॉप द ट्रीटमेंट। और उसके बाद जो तीसरी बात मैंने की कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे पेशेंट के फिट्स प्रेसिपिटेट करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज है, जैसे हम इस तरह के पेशेंट को कहते हैं कि लाउड वॉइस से बचे, चॉकलेट को अवॉइड करे। पेशेंट जो है वो जैसे टीवी या हेडलाइट जैसे रात को ड्राइविंग को अवॉइड करना है, क्योंकि उससे जो ब्लिंकिंग की वजह से पेशेंट को फिट्स हो सकते हैं और उससे दूसरे की लाइफ भी एंडेंजर्ड हो सकती है। इस तरह इस हमने पेशेंट को जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेस से बचाना है, यानी कि डिक्रीज स्लीप जो अगर है तो उसको कहना है अपनी स्लीप पूरी ले। डाइट के अंदर चॉकलेट, चीज और ऐसी चीजों को अवॉइड करे, कैफीन को अवॉइड करे। पेशेंट जो है वो ड्राइविंग ना करे। अगर उसको यानी कि सीजर सिर्फ एक दफा एपिसोड हुई है तो 6 मंथ्स के लिए आपने उसको जो है वो कहना है कि आपने ड्राइव नहीं करनी। लेकिन अगर वो नॉन केस है एपिलेप्सी का तो लाइफ लॉन्ग उसको कहना है कि आपने गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, ठीक है। बाकी इसमें ड्राइविंग लाइसेंस उसका होल्ड कर लिया जाता है। ये यूके की गाइडलाइंस हैं, अगर आप लोगों को कहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये चीज थी जो हम पेशेंट्स के अंदर जो है वो जो सीजर के पेशेंट्स हैं उनको हमने मैनेज करना होता है। अच्छा, एपीवॉल की आप डोज पूछ रहे हैं। एपीवॉल की जो डोज है ना वो हम पेशेंट को 60 मिलीग्राम पर के यानी कि 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम डोज तक जाते हैं। ये एग्जैक्ट मेरे डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में देना चाह रहे हैं।
एपीवॉल जो है वो हम उस सॉरी एपीवॉल की बात कर रहे हैं ना, ये हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली देते होते हैं 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, और उसके साथ इंक्रीज करते हैं। मैं आपके साथ ये बाद में शेयर कर दूंगा, टू बी एग्जैक्ट मुझे इस वक्त ना याद नहीं है, ठीक है। डॉक्टर आकिब, एक और क्वेश्चन पूछना था जी जी। कि जो एपिलेप्सी है ये इनहेरिटेड हो सकती है, यानी जैसे बाबा को है या माँ को है और फिर बच्चे में आ जाए? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके अंदर ये भी फैमिली हिस्ट्री के भी इसके साथ लिंक है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कॉज अननोन है। लेकिन जो जैसे एक है फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर फेब्राइल फिट्स हैं, वो यूजुअली थोड़ी देर के लिए होते हैं और खत्म हो जाते हैं। यानी अगर जिसमें कॉज है ना वो जो है वो इनहेरिटेड नहीं है, उसमें कोई ना कोई कॉज है, लेकिन जो एपिलेप्सी है वो इनहेरिटेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलें जी, अब हम अगले टॉपिक के ऊपर जी एसएसआरआई हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, अभी हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम जो अगले टॉपिक हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम अच्छे से डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे मैं वो टॉपिक को डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है पार्किंसन। ये पार्किंसनिज्म को हम शुरू करने लगे हैं, पार्किंसन डिजीज को शुरू करने लगे हैं, ठीक है। तो आप में से इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे ये बता सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है और जो पार्किंसनिज्म क्या होता है? सर डिक्रीज डोपामिन से जो सिम्टम्स आती हैं डिजीज, वो पार्किंसन डिजीज होती है, जैसे स्लो वॉक और थोड़ा सा वो, शाबाश। और क्या होता है इसमें? तो पिन रोलिंग होती है इसमें, पिन रोलिंग जो वो ट्रेमर्स होता है, शाबाश, इसमें और भी चीजें और होती हैं? इसकी मेमोरी डिमेंशिया होता है इनको। ठीक है। ब्रेडिकाइनेसिया होता है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है। ठीक है। ये तो सारे फीचर्स होते ही हैं। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। एक तो पार्किंसन लाइक सिंड्रोम्स क्या होते हैं, पार्किंसन डिजीज क्या होती है, पार्किंसन डिजीज के अंदर जो मेन कॉज क्या होती है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा यानी कि डिफरेंशिएट या बहुत ज्यादा यानी इनके डीडीज बहुत कम बनती हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को हम जल्दी जल्दी मैं आपके सामने कवर करूंगा, ठीक है। पार्किंसनिज्म क्या होता है कि जो पेशेंट के डोपामीन जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामीन का लेवल कम होने की वजह से पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, चार फीचर्स आएंगे। पेशेंट को रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे, रिजिडिटी होगी, ब्रेडिकाइनेसिया होगा और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी। ये चार फीचर्स अगर आएंगे तो हम पेशेंट को कहेंगे कि ये पार्किंसन डिजीज है, ठीक है। पार्किंसन डिजीज के फीचर्स में और क्या क्या फीचर्स होते हैं? पेशेंट को जो है वो स्टूप्ड पोस्चर होता है, पेशेंट का स्टेयरिंग गेज यानी कि मतलब कि फ्लैट फेस होगा, एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, पिल रोलिंग ट्रेमर्स होंगे। जैसे अगर ये मैंने बॉल पॉइंट पकड़ा हुआ है तो ये देखें, ये मैं रोल कर रहा हूं, तो पेशेंट के ट्रेमर्स किस तरह के होंगे, इस तरह के, ये इस तरह पिल रोलिंग ट्रेमर्स होंगे। उसके अलावा कॉग व्हील रिजिडिटी होगी। कॉग व्हील का क्या मतलब है कि जैसे ऐसे जिस तरह मैं आपके सामने मूव कर रहा हूँ लिम्ब को, कि ये बिल्कुल एक होता है जैसे स्मूथ मूवमेंट, वो नहीं होगी। पेशेंट की रिजिडिटी के साथ पेशेंट को लेड पाइप या कॉग व्हील रिजिडिटी होगी। इसके अलावा इस पेशेंट्स के अंदर जो है वो स्टूप पोस्चर होगा, माउसी वॉक होगी, ठीक है ना। तो ये फीचर्स पेशेंट के पार्किंसन डिजीज के अंदर आपको मिलेंगे। इसमें मेनली बहुत सारी कॉजेज हैं पार्किंसन की, लेकिन जो 80% लोगों में पार्किंसन डिजीज की कॉज इडियोपैथिक होती है, जिसमें कॉज हमें नहीं मिलती। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें पार्किंसन डिजीज हो सकती है, जो उसकी कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहली जो कॉमन कॉज है मैं आपके सामने बता देता हूँ, वो है जैसे ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेटाक्लोप्रामाइड है, मैक्सोलोन का इंजेक्शन लगवाया, उससे पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स आ गए, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज सीवीए हुआ, उसकी वजह से अगर पेशेंट को जो है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा की डैमेज हो गया तो उसकी वजह से फीचर्स आ सकते हैं। पेशेंट को हंटिंगटन डिजीज है, पेशेंट जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहा है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जैसे सोडियम वेलप्रोएट, लिथियम, ये जो ड्रग्स हैं ये भी पेशेंट को कॉज कर सकती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी पार्किंसन लाइक सिंड्रोम जैसे विल्सन डिजीज है, उसमें भी पार्किंसन लाइन सिम्टम्स आ सकते हैं। पेशेंट को अगर हंटिंगटन डिजीज है, विल्सन डिजीज है, प्रोग्रेसिव सुपरा न्यूक्लियर पाल्सी है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, ठीक है ना, एमएसए है, पीएसए है, ये बहुत सारी इसमें कॉजेज हैं जिनके अंदर पेशेंट को पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं।
तो आपके लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो हम पढ़े हैं वो इडियोपैथिक होती है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब पोस्चर इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये भी आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए कि पेशेंट को पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है। पोस्चरल हाइपोटेंशन ये कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बैठ के खड़े होते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्ट करती हैं टू प्रिवेंट हाइपोक्सी ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। तो उसमें ये होगा कि वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि ब्रेन का ब्लड जो है वो फौरन पहुंचे, लेग्स में जो है वो ना कलेक्ट हो। तो अगर वो बैठ के खड़े होते हैं ये वाले पेशेंट, तो इनके अंदर जो है वो रिस्पॉन्स वेसल्स का ऑटोनॉमिक इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है। बाकी डोपामीन के ना होने की वजह से बाकी सारे फीचर्स तो आते हैं, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट्स को हमने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, याद रखें इसकी कोई भी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे, तो इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसमें आपको एमआरआई में कुछ फीचर्स मिलते जरूर हैं, लेकिन जो मेन इसका डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होगा। अब इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, जो पार्किंसन डिजीज है इसके अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सवाल आता है, आपने इसको कैसे मैनेज करना है। अगर माइल्ड डिजीज है तो आप उसमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, जिसमें हम बेंजड्रोपिन हो गई या जो है वो ट्राईहेक्सोफेनिडाइल है। ये जो मेनली आप इसमें आप ये याद रख लें कि बेंजड्रोपिन याद रख लें, ठीक है ना। लेकिन ये एंटी कोलिनर्जिक, ये दूसरी एमेंटाडीन है, ये हम देते हैं माइल्ड डिजीज में, यानी ऐसे पेशेंट जिसमें पोस्चरल इंस्टेबिलिटी नहीं है, सिंपल एकाइनेसिया, रिजिडिटी, ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी पेशेंट को एटेक्सिया हो रहा है, यानी सॉरी पेशेंट को जो है वो ऑर्थोस्टैटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट जो है वो अपने रेगुलर एक्टिविटीज खुद नहीं कर पा रहा, तो हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, तो उसमें डोपामीन एगोनिस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। डोपामीन एगोनिस्ट कौन सी ड्रग्स हैं, प्रेमीपेक्सोल और लीवर डोपा कार्बिड डोपा वगैरह। वो भी देते हैं, शाबाश, वो भी देते हैं हम इसमें। डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, लीवोडोपा कार्बिडोपा देते हैं। जो मोस्ट इफेक्टिव है वो लीवोडोपा और कार्बिडोपा, यानी हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो डोपामीन एगोनिस्ट दे दें या डोपामीन की डिस्ट्रक्शन को रोक दें, यानी उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको रोक दें। मेटाबॉलिज्म को रोकने वाली कौन सी ड्रग्स हैं, माओ इनिबिटर्स और कॉम्ट इनिबिटर्स, ठीक है ना, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स या सीओएमटी इनिबिटर्स। जो माओ इनिबिटर्स हैं उसमें आ जाती है रेसिजिलीन और सेलिजिलीन, और जो कॉम्ट इनिबिटर्स हैं उसमें आती है जो टॉल्कापोन और एंटेकापोन। जो ये कॉम्ट और जो आपकी माओ इनिबिटर्स हैं, ये उसके एक्शन को एनहांस कर देते हैं, जिससे पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बेस्ट ड्रग कौन सी है इसमें, तो वो लीवोडोपा और कार्बिडोपा है, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी माओ इनहिबिटर्स हैं, इसके साथ आपने चीज कंटेनिंग फूड्स नहीं देने होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन प्रेसिपिटेट हो सकती है, पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो पार्किंसन से रिलेटेड एसोसिएटेड थी, ठीक है। अब इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, आप इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, लेकिन वो चीजें आपने याद नहीं रखनी, आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये याद रखने वाली है कि आप पेशेंट को जो बेस्ट ड्रग कौन सी है, लीवोडोपा कार्बिडोपा है, ये सीवियर डिजीज में देते हैं। माइल्ड डिजीज में आप एंटीकोलिनर्जिक देंगे, सीवियर डिजीज में डोपामिन एगोनिस्ट माओ कॉम्प देंगे, ठीक है ना, और साथ आप इसमें जो है डोपामिन एगोनिस्ट देंगे। तो ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। एक और चीज है जिसके अंदर हम कहते हैं डोपामिन लाइक, यानी सॉरी पार्किंसन लाइक सिंड्रोम्स हैं। पार्किंसन लाइक सिंड्रोम्स कौन कौन से हो सकते हैं, पार्किंसन जिसमें पार्किंसन के फीचर्स हैं और उसके साथ एसोसिएटेड और भी ड्रग्स के फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक लफ्ज यूज किया था विल्सन डिजीज का, ठीक है ना। विल्सन डिजीज में क्या था कि कॉपर डेपोजिशन की वजह से जो है वो पेशेंट को पार्किंसन लाइक फीचर्स होते हैं, और साथ पेशेंट की लिवर इन्वॉल्वमेंट होती है, सिरोसिस होती है, पेशेंट कंफ्यूजनल स्टेट होगी, ठीक है ना। तो ये विल्सन डिजीज में क्या हो रहा है कि एक डिजीज के साथ पार्किंसन के फीचर्स आ रहे हैं, तो ये भी पार्किंसन लाइक सिंड्रोम में आ जाता है, ठीक है, अदर पार्किंसन सिंड्रोम होता है। इसी तरह एक और जो डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल जो सिस्टम एट्रोफी, ठीक है ना। मल्टीपल सिस्टम का मतलब है कि मोर देन वन सिस्टम इज इन्वॉल्व। पार्किंसन प्लस सेरिबेलर साइंस प्लस ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, अगर ये तीन फीचर्स आपको आएंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है। और अगर पेशेंट्स के अंदर यानी कि पार्किंसन है साथ बल्बर पाल्सी हो गई है, यानी जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन डिजीज में आपने बल्बर पाल्सी, सूडो बल्बर पाल्सी का सुना होगा, ठीक है ना। तो अगर वो फीचर्स आपके साथ पार्किंसन के साथ आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी। ये चीजें डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं हंटिंगटन डिजीज, वो हम आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ तक
जो मैंने अभी आप लोगों को पार्किंसन से रिलेटेड बातें बताई हैं, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं या आप लोगों को इसके बारे में रिवाइज कर दूं? सर इसके सर जो ट्रीटमेंट क्लियर है है, वो वन बाय पार्किंसनिज्म भी बता दें। जी जी। सर सर पार्किंसन का पार्किंसनिज्म रिवाइज कर दें प्लीज। पार्किंसन डिजीज रिवाइज कर दूं? चले मैं आपको जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ कि ओल्ड एज यानी ये डीजेनरेटिव डिजीज है। पेशेंट के डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से, इंसब्स्टेंशिया नाइग्रा की वजह से होती है। पेशेंट में ट्रेमर्स होंगे, रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे, रिजिडिटी होगी, ब्रेडिकाइनेजिया होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी। सिम्टम्स के अंदर पेशेंट एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, पेशेंट को पिल रोलिंग ट्रेमर्स होंगे, कॉगवील और लेड पाइप रिजिडिटी होगी। पेशेंट को साथ जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी। पेशेंट जो है वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज खुद नहीं कर पा रहा होगा। फिर इसके बाद हमने बात की कि इसके अंदर जो पार्किंसन है, इसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी होती है। इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक कोई भी नहीं है, लेकिन आप एमआरआई करवा सकते हैं। उसमें आपको सबसे जो है वो थोड़े से फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली इसको हम डायग्नोस करेंगे। फिर मैनेजमेंट की बात की हमने, कहा माइल्ड डिजीज है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे या एमेंटाडीन देंगे, ठीक है ना। और साथ अगर सीवियर डिजीज है तो उसके अंदर हम पेशेंट को डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, कार्बिडोपा लीवोडोपा देंगे। साथ पेशेंट को जो है इसमें माओ इनहिबिटर्स और सीओएमटी इनहिबिटर्स वगैरह ड्रग्स देंगे। इसके अलावा अगर फिर भी पेशेंट के सेटल डाउन नहीं हो रहा तो आप उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से भी पेशेंट की जो ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्किंसन डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा था पार्किंसन लाइक सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं अदर पार्किंसन डिजीजेस। उसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? मैंने कहा मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, जिसे हम कहते हैं एमएसए, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। इसमें क्या है कि पार्किंसन है, यानी इसके सारे फीचर्स आ रहे हैं, और प्लस सेरिबेलर साइंस आ रहे हैं, प्लस ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। जैसे पेशेंट को जो है यानी पोस्टल हाइपोटेंशन हो रही है, साथ पेशेंट को रेस्टिंग टैकीकार्डिया हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, गैस्ट्रोपरेसिस हो रही है, ठीक है ना, स्वेटिंग, ये सारे फीचर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो ये सारे फीचर एमएसए में आते हैं। दूसरा मैंने लफ्ज यूज किया प्रोग्रेसिव सुपरा न्यूक्लियर पाल्सी, ठीक है ना, पीएसपी कह लें, प्रोग्रेसिव सुपरा न्यूक्लियर पाल्सी। इसमें क्या था कि पार्किंसन प्लस बल्बर पाल्सी प्लस कोग्निटिव यानी कि इम्पेयरमेंट, पेशेंट का जो है वो बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। साथ पार्किंसन और साथ बर्बल पाल्सी के फीचर आ रहे थे, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी कहेंगे। इसके अलावा अदर टाइप्स मैंने क्या बताई थी कि हंटिंगटन डिजीज हो सकती है। हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है? पेशेंट को डिमेंशिया होता है, साथ पेशेंट को कोरिया होता है, साथ पेशेंट को जो है वो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होंगे। बीसीडी याद रख लें, बी सी और डी बिहेवियरल इश्यूज हैं, पेशेंट को साथ कोरिया है, डांसिंग मूवमेंट्स और साथ डिमेंशिया है। इसमें क्या होता था कि पेशेंट के जो एचसीजी जो सॉरी जो इसमें होती है मल्टीपल उसकी रिपीटिशन की वजह से जो पेशेंट को हंटिंगटन डिजीज होती थी, और ये मेनली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। इसमें उन्हें जेनेटिक सीक्वेंस करवाना होता है, और ट्रीटमेंट के अंदर हम इसमें जो है वो जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें टर्बीनाफीन या टेट्राबेनाजीन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो है वो सीएजी जो इसके रिपीट्स है ना, इनके अंदर म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज ओल्ड एज है, मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज में होगा, इनवॉलंटरी जो कोरियाटिक मूवमेंट्स होंगी, ठीक है ना, तो ये हंटिंगटन डिजीज होगी। उसके अलावा मैंने एक और डिजीज बताई थी जिसे कहा था विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के अंदर भी पार्किंसन लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर एक पेशेंट एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहा है, उसके अंदर भी पेशेंट को जो है वो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट ने ड्रग्स में जैसे मेटाक्लोप्रामाइड, वो भी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कॉज कर सकती है। स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर भी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, ये पार्किंसन से रिलेटेड थी। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। सर एक क्वेश्चन आता होता है काफी ज्यादा कि व्हाई लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर गिवन टुगेदर। मैं आपको बताता हूँ, लीवोडोपा और कार्बिडोपा में से हम एक ड्रग जो यूजुअली इसलिए हम देते हैं कि जो लीवोडोपा है उसका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो इतना ज्यादा अच्छा क्रॉस नहीं करती, तो कार्बिडोपा के साथ इसलिए देते हैं कि वो उसके एक्शन को इनहांस कर देती है,
ठीक है ना, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है ना वो नहीं मतलब उसका यानी कि खराब नहीं होता। दूसरा इसलिए भी देते हैं कि जो ऑन ऑफ फिनोमेना होता है ना, ऑन ऑफ फिनोमेना क्या होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं और उसके बाद पेशेंट को जो है वो ऑफ फिनोमेना आ गया। ऑफ का मतलब है कि ब्रेडिकाइनेसिया वाले फीचर्स आ रहे हैं, फिर पेशेंट बेहतर हो रहा है, फिर खराब हो रहा है। ऐसे सिनेरियो में कार्बिडोपा और लीवोडोपा जो है ये बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन है। तो दो सिनेरियो हो गए, एक तो ये कि आप इसको ऑन ऑफ फिनोमेना के अंदर बेस्ट ड्रग के तौर पे ये यानी इसका एक्शन एनहांस रहता है और पेशेंट ऑन ऑफ फिनोमेना में नहीं जाता। दूसरा ये कि कार्बिडोपा लीवोडोपा इसलिए इकट्ठे देते हैं कि ये एक तो ब्लड बैरियर अच्छा क्रॉस कर पाती है और दूसरा इसका मेटाबॉलिज्म को यानी स्लो डाउन करती है, मेटाबोलाइज नहीं जल्दी होती। ठीक है सर ये क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी सर पूछिए। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी और किस किस कॉज की वजह से हो सकती है? पोस्चर इंस्टेबिलिटी जो है वो बाकी जितनी भी, जैसे आप कह लें कि मोटर न्यूरॉन डिजीज है उसमें भी पोस्चर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जो एमएसए है उसके अंदर भी हो सकती है, प्रोग्रेसिव सुपरा न्यूक्लियर पाल्सी में हो सकती है। तो जितनी भी डिजेनरेटिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं उसके अंदर भी पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना, ये और दूसरा ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पोस्चरल हाइपोटेंशन हो रही है वो भी पोस्चरल इंस्टेबिलिटी के ही कॉज हो सकती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की जितनी कॉजेज हैं, जैसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहते हैं ना ऑटोनोमिक डिसफंक्शन के साथ हो सकती है, तो उसमें भी हो सकती है। ठीक है ना, स्ट्रोक के पेशेंट में भी पोस्चर इंस्टेबिलिटी ये एक कॉज यानी एक डायग्नोसिस नहीं है। पोस्चर इंस्टेबिलिटी ये क्लिनिकल फीचर है। पोस्चर इंस्टेबिलिटी यानी पेशेंट अपना पोस्चर को स्टेबल नहीं रख पा रहा। स्ट्रोक के पेशेंट रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है वो भी नहीं रख पाएगा। पेशेंट को अगर हेमीसेंसरी लॉस है या पेशेंट को यानी अगर ऐसे फीचर्स हैं जैसे पेशेंट को सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी जो है वो पेशेंट अपनी पोस्चर को स्टेबल नहीं रख पाएगा। ठीक है ना, पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो उसमें भी पोस्चर इंस्टेबिलिटी होगी। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। चलें, अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ऑफ एंड ऑन ही ऑन एंड ऑफ फिनोमेना है। ठीक है ना, ऑन एंड ऑफ फिनोमेना ये होता है कि पेशेंट को एपिसोड्स होती हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इनसफिशिएंट डोपामीन की वजह से पेशेंट को ब्रेडिकाइनेजिया होगा, फिर पेशेंट की जो मूवमेंट जो है ना यानी कि ऑफ फिनोमेना का मतलब है कि डोपामीन खत्म हो गया, ऑन फिनोमेना का मतलब है कि डोपामीन का लेवल ज्यादा हो गया। अब एक पेशेंट है कार्बिडोपा लीवोडोपा ले रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि पेशेंट को जब हम कार्बिडोपा दे रहे हैं पेशेंट ऑन फिनोमेना में चला गया। जैसे ही उसने दवाई का ये लेवल उसकी एक यानी कि कम हुई, उसकी इफेक्ट कम हुआ, तो साथ ही पेशेंट ऑफ फिनोमेना में चला गया। यानी कि पेशेंट को सिम्टम्स आए, जैसे ब्रेडिकाइनेजिया का सिम्टम आ रहा है और उसके बाद फिर पेशेंट जो है वो विदाउट सिम्टम्स हो जाए और फिर पेशेंट को सिम्टम्स आए, इसको कहते हैं ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। ठीक है जी, अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का टॉपिक है उसको स्टार्ट जब हम करेंगे अब मैं आज आपको ना इसके बाद से दो ही चीजें हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम दे तो मैंने जल्दी जल्दी दो टॉपिक्स आपको खत्म करवाने, एक मोटर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मोटर न्यूरॉन डिजीज। आज हम यहाँ तक करेंगे, बाकी चीजें हम नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो जब भी आपके जेहन में आता है तो इसमें मेनली आपका जो मसला कहाँ पे आ रहा है, इसमें आपकी जो व्हाइट मैटर है यानी आपकी जो माइलिन शीथ है उसका मेनली मसला आ रहा है। ठीक है ना, ये मेनली ऑटोइम्यून भी हो सकती है, मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको याद रखना है यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट में होगा क्या और इसका सिनेरियो कैसा आएगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो टॉपिक्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने ये दो टॉपिक इकट्ठे इसलिए रखे हैं, एक तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मोटर न्यूरॉन डिजीज। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पहली बात यंग एज इन्वॉल्वमेंट है। नंबर टू, इसके अंदर रिकरेंट अटैक्स होते हैं, यानी कि पेशेंट को एपिसोड्स आए, उसके बाद पेशेंट की जो वीकनेस है जो भी सिम्टम्स है वो बेहतर हो गए, उसके बाद दोबारा से उसको अटैक हुआ। ठीक है ना, तो इसमें पेशेंट को रिकरेंट अटैक्स की हिस्ट्री होगी। दूसरा इसमें होता क्या है मेनली, इसमें पेशेंट को सेरिबेलर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यानी सेरिबेलर साइंस आएंगे। साथ पेशेंट को जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिक न्यूराइटिस का, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो हमारे पास सिनेरियो आएगा वो ये आएगा कि यंग फीमेल 30 इयर्स ओल्ड फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ एपिसोडिक
या पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ, यानी 1 साल पहले उसको विजन लॉस हुआ था और उसके बाद रीगेन ऑफ विजन हो गई थी आफ्टर फ्यू डेज, और उसके बाद अब दोबारा प्रेजेंट की है पेशेंट, कि पेशेंट को अब दोबारा से जो है वो विजुअल लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने अब उसको क्या सोचोगे, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ज़हन में लेके आना है। अगर आपके पास कोई भी सिनेरियो ऐसा आता है कि यंग फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ विजुअल लॉस एंड रीगेन ऑफ विजन आफ्टर फ्यू डेज 1 year बैक, नाउ प्रेजेंटेड अगेन विद कंप्लेन ऑफ विजुअल लॉस, तो रिकरेंट यानी कि उसको पहले भी एक अटैक हो चुका है और अब दोबारा से अटैक हुआ है, सेकंड अटैक हुआ है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने ज़हन में लेके आना है। और जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करते हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ना सेंसरी से भी इन्वॉल्वमेंट होती है, मोटर इन्वॉल्वमेंट भी होती है, इसमें इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया भी होता है। इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया यानी ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकता है और इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया भी हो सकता है, यानी कि पेशेंट जो है वो आई मूवमेंट्स जो है ना बिल्कुल रुक जाती है, ना पेशेंट अपवर्ड मूव कर पाता है, ना डाउनवर्ड, ना लेटरल, पेशेंट बिल्कुल ऑफ्थेल्मोप्लीजिया यानी आई जो है वो बिल्कुल स्टेरिंग, यानी यूनिलैटरल ये भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। तो इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया हो जाए, या पेशेंट को ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए, या साथ सेरिबेलर साइंस हो, साथ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, यानी कि पेशेंट को बैलेंस प्रॉब्लम हो रही है, गेट की प्रॉब्लम हो रही है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, साथ कोई ना कोई एरिया की सेंसेशंस लॉस हो रही है, हेमी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लेकिन परसिस्टेंट नहीं है। मैं आपसे दोबारा बात बता रहा हूं कि ये परसिस्टेंट, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है कि अगर एक वीकनेस हुई वो परसिस्ट की, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो रिकवरी हो जाएगी, पेशेंट रिकवर करेगा और दोबारा से उसी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। तो आपने ज़हन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस को लेके आना है, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या होगा, सेरिबेलर साइंस के अलावा इसमें मोटर अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो अपर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एमआरआई के अंदर जो है वो हमें मल्टीपल हाइपोडेंस एरिया मिलेंगे व्हाइट मैटर के अंदर, ठीक है। दूसरा इसमें दो चीजें करते हैं, एक तो हम इसमें एमआरआई करवाते हैं, नंबर 2 इसमें एलपी, एलपी में हमें क्या मिलेगा, ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिलेंगे, और जो एमआरआई है उसके अंदर हाइपोडेंस व्हाइट मैटर मिलेगा। पैरावेंट्रिकल एरिया और वो सारा कुछ वो आप लोगों को एक दफा बेशक देख भी लीजिएगा, लेकिन मेरे मुताबिक ज्यादा इसको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है तो एमआरआई, इसमें ना मैकडोनल्ड क्राइटेरिया है कि लेस 2 मिलीमीटर से ज्यादा है तो क्या होगा, लेस देन 2 मिलीमीटर होगा क्या होगा, एमआरआई पे क्या क्या फीचर्स आएंगे, वो मैकडोनल्ड क्राइटेरिया वो आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। याद रखने की अभी उसको जरूरत नहीं है, वो एग्जाम से पहले रिवाइज करना हुआ तो कर लेना, वरना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पूछा जाए तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, तो बोथ इनिशियल और मोस्ट स्पेसिफिक एमआरआई है। एलपी के ऊपर आपको ओलिगोक्लोनल बैंड मिल सकते हैं और थोड़ी सी रेस प्रोटीन मिल सकती हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका ट्रीटमेंट। इसमें याद रखिएगा कि दो चीजें हैं, एक तो ये कि जिस तरह हम माइग्रेन का पढ़ते थे ना कि एक्यूट अटैक को कैसे करना है और उसके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या करना है, प्रोफाइलैक्सिस का, इसका भी ऐसे है। अगर एक्यूट अटैक के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो इसमें हम प्रेडनिसोलोन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है ना। इसमें प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, दूसरा पल्स थेरापी भी कर सकते हैं। पल्स थेरापी होती है कि पेशेंट को अक्यूटली जो है ना सोलो, जैसे मिडरोल है वो उसका स्टीरॉयड जो है जैसे हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है ना, फॉर 3 डेज। उसके अलावा प्रेडनिसोलोन पेशेंट को देंगे फॉर 3 to 4 वीक्स। और उसके बाद और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसमें दे सकते हैं, ये तो है अक्यूट अटैक के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है कि आपने उसको स्टीरॉयड्स देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिलैप्स और प्रोग्रेशन के बचाने के लिए जो ड्रग्स देंगे उनमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो है आपकी बीटा इंटरफेरॉन, यानी अगर ये कह लें कि रिलैप्स को बचाने के लिए और प्रोग्रेशन से बचाने के लिए हम देते हैं वो है एक बीटा इंटरफेरॉन। और जो दूसरी जो ड्रग इसके अंदर हम दे सकते हैं वो है फिंगोलीमोड। मेरे ख्याल से मैं एक ड्रग मिस कर गया हूं, वो है ग्लेटीरामर एसीटेट, बीटा इंटरफेरॉन और ग्लेटीरामर एसीटेट। ये जो दो ड्रग्स है ना ये जो है इसके रिलैप्स के लिए हैं, अक्यूट ट्रीटमेंट के लिए प्रेडनिसोलोन है और फिंगोलीमोड सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन पे बीटा इंटरफेरॉन और आपने ग्लेटीरामर एसीटेट देनी है, ठीक है। तो ये था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, कि मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि इसमें पेशेंट को रिकरेंट या एपिसोडिक हिस्ट्री होगी, विजुअल लॉस की हो सकती है, सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मोटर सेंसरी दोनों हो सकते हैं इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें रिकवरी होगी और उसके बाद सेकंड एपिसोड में होगी, यंग एज ग्रुप इन्वॉल्वमेंट होगी, फीमेल प्रिडोमिनेंस होगी, 30 to 40 ईयर्स में इन्वॉल्वमेंट होती है। एमआरआई इन्वेस्टिगेशन भी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी है और स्पेसिफिक भी है।
ट्रीटमेंट में अगर एक्यूट अटैक है तो उसमें स्टीरॉइड्स देंगे, पल्स थेरेपी करेंगे, प्रेडनिसोलोन देंगे, और अगर पेशेंट को रिलैप्स और प्रोग्रेशन से बचाने के लिए देंगे तो उसमें हम ग्लैटीरा, मेरेसिटेट और इंटरफेरॉन फर्स्ट लाइन है, और फिंगोलिमोड जो है वो सेकंड लाइन। इसके अलावा बाकी इम्यूनोस्प्रेसेंट बायोलॉजिकल ड्रग जैसे एज़ाथायोप्रीन और जो साइक्लोफॉस्फामाइड, माइको, ये जितनी भी ड्रग्स हैं इम्यूनोस्प्रेसेंट्स, ये भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बातें बताता हूँ, वो पॉइंट्स बताता हूँ कि आप सिर्फ उतना याद रख लें तो आप लोगों के एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, क्योंकि उनके ज्यादातर सवाल होते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, स्पेसिफिक कौन सी है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है, सेकंड लाइन कौन सा है। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको इसी लेक्चर में रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम कल या इंशाल्लाह परसों डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके पास जो टॉपिक डिस्कस करने लगा वो है मोटर न्यूरॉन डिजीज। नाम से पता चलता है कि इसमें मोटर न्यूरॉन डिजीज में क्या चीज है, सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मैंने आपके सामने मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिस्कस किया, मैंने कहा इसमें सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया भी होगा, सेरिबेलर फीचर्स होंगे। अगर ये सारे फीचर्स हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। लेकिन जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है इसके अंदर मेनली सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट होती है। अब मोटर आपको पता है दो तरह की होती है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हो सकता है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हो सकता है। काइंडली मुझे जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा दें आप में से कोई कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के क्या फीचर्स होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के क्या फीचर्स होते हैं। सर अपर में बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है, पर जो रिजिडिटी होती है लोअर में फ्लेक्सिड होते हैं, पैरालिसिस होता है। ठीक है, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा आपका लोअर मोटर में, इसमें कौन सा होगा, स्पेसिफिसिटी होगी। ठीक है, शाबाश। बेबिंस्की जो है यानी कि प्लांटर्स जो हैं वो इसमें अप गोइंग होगा, इसमें डाउन गोइंग होगा, और क्या फीचर्स होंगे। सर लोअर मोटर न्यूरॉन में आपके सारे रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाता है ठीक और है, अपर में जो है वो एग्जैजरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्स, इसमें जो है वो फ्लैसिड वही बात होगी। ठीक है, इसमें एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्स यानी हो गए, इसमें जो है वो लॉस हो गए। ठीक है, और क्या फीचर्स होते हैं। फैसिकुलेशंस किसमें आती हैं। सर लोअर सर मोटर। लोअर शाबाश, फैसिकुलेशन जो है वो लोअर मोटर का फीचर है। मसल वेस्टिंग किसमें होती है। लोअर लोअर मोटर अपर में लोअर। लोअर मोटर में एट्रोफी होती है। ठीक है जी, तो ये एक कॉमन से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। अब जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है ना, इसको अब आपने जब हमने डिस्कस करना है ना तो आपको ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके पास सिनेरियो आएगा ना इस पेशेंट का, उसमें दोनों फीचर्स आपको मिल रहे होंगे। यानी उसमें पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन वाले फीचर्स भी होंगे और लोअर मोटर न्यूरॉन वाले फीचर्स भी होंगे एक ही पेशेंट के अंदर। वरना अगर एक फीचर्स आएंगे तो हम क्या सोचेंगे, फॉर एग्जांपल अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के फीचर्स होंगे तो हम समझेंगे कि ये गैंग्लियन से पहले का मसला है, यानी ब्रेन में मसला है, ठीक है ना, तो हम स्ट्रोक ब्रेन में सोचेंगे। और अगर लोअर मोटर होगा तो हम फिर लोकल लेवल के ऊपर जैसे स्पाइनल लेवल के ऊपर सोचेंगे। लेकिन अगर दोनों फीचर्स आएंगे तो हमारा ज़हन किसकी तरफ जाएगा, मोटर न्यूरॉन डिजीज की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, यानी इसमें कोई भी सेंसरी लॉस नहीं होगा। मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट में कोई भी सेंसरी लॉस नहीं होगा। इसमें फीचर्स क्या आएंगे, मोटर अपर मोटर के भी हो सकते हैं, लोअर मोटर के फीचर्स भी हो सकते हैं। वैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज में आपको जनरल पढ़ा रहा हूं, वरना इसकी 4 सब टाइप्स होती हैं, ठीक है ना, जिसमें से मोस्ट कॉमन होती है जिसको हम कहते हैं एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, एएलएस भी इसको कहते हैं, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके अलावा प्रोग्रेसिव मस्कुलर जो है वो एट्रोफी भी होती है। इसमें ना बहुत सारी और भी कॉजेज हैं, लेकिन आपने जैसे प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, और उसके अलावा प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी, ये बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपने याद रखना है आपके लेवल पे, बस ये याद रख लें कि एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें बहुत अपर और लोअर मोटर के फीचर्स होंगे। इसमें अपर मोटर के क्या फीचर्स होंगे, जैसे बबिन्स्की पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी आपके जो इस पेशेंट में क्या होगा कि इसमें पेशेंट को स्पेस्टिसिटी होगी, प्लांटर्स अपगोइंग होंगे, एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे, लेकिन साथ साथ पेशेंट को फेसिकुलेशंस भी पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे फीचर यानी कि मिक्स पिक्चर आ रही है, अपर मोटर के फीचर्स भी आ रहे हैं और लोअर मोटर के फीचर्स भी आ रहे हैं।
और कोई सेंसरी लॉस नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में आपने मोटर न्यूरॉन डिजीज सोचनी है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, तो ये 50 साल से नीचे प्रेजेंट नहीं करेगी। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस थी वो 30 साल से नीचे प्रेजेंट कर रही थी। जो आपकी मोटर न्यूरॉन डिजीज है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, यानी ये ओल्ड एज में प्रेजेंट करेगी, 40-50 साल, मिनिमम 50 ईयर से ज्यादा में प्रेजेंट करेगी, 50 से 70 साल होगी। यूजुअली मेल आर इन्वॉल्व मोर एज कंपेयर टू फीमेल्स। अब जो मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर याद रख लें कि इसमें अपर और लोअर के फीचर थे, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब इसको कैसे आपने डायग्नोज करना है, इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें सवाल बनता है वो ये है कि आप इसको कैसे डायग्नोज करेंगे। तो ये क्लिनिकली डायग्नोज होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर इसमें हमने देखना हो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन तो वो याद रख लें इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हैं, एक ये इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये डायग्नोसिस वैसे क्लिनिकली होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक इन्वेस्टिगेशन का पूछा जाए तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी याद रख लें। फिर इसके बाद आता है इसके ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग देते हैं, क्योंकि ये मैं जो ड्रग का नाम लूंगा ये और किसी दवाई में हम यूज नहीं करते, वो है रीलूजोल। और याद रखें कि ये जो रीलूजोल है ना, अब जो मोटर न्यूरॉन डिजीज का पेशेंट होगा उसमें मेन वजह क्या, उसमें मतलब के होता क्या है, पेशेंट की सारी जो है वो मोटर इन्वॉल्वमेंट हुई पहले तो उसके यानी कि मोटर जो सिस्टम की इन्वॉल्व, अल्टीमेटली आके रेस्पिरेटरी मसल्स की भी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है। जब रेस्पिरेटरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन में चला जाता है। तो रीलूजोल तो पेशेंट की यानी जो लाइफ है वो 2 to 3 मंथ्स बढ़ाएगी ना, लेकिन जो मेन चीज इसमें हम करते हैं ना वो पेशेंट को सी पैप या बाई पैप लगाते हैं। ये पेशेंट का मेन स्टेज जो लाइफ की है ना, यानी कि जो कह लें कि प्रोग्नोसिस जो है वो बेहतर करता है। पेशेंट का जो मोर्टेलिटी बेनिफिट इस चीज में ज्यादा है एज कंपेयर टू रीलूजोल, यानी लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, रीलूजोल है। और उसके अलावा जो मेन जो इसका ट्रीटमेंट है वो है सी पैप या बाईपैप, ठीक है ना। ये रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी से बचाता है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मोटर न्यूरॉन डिजीज इज रेस्पिरेटरी फेलियर। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मोटर न्यूरॉन डिजीज इज रेस्पिरेटरी Respiratory फेलियर, failure. ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक तकरीबन मोटर न्यूरॉन डिजीज तक कवर हो गया है। आगे अगर कोई टॉपिक आप करना चाहते हैं तो बता दें, वरना हम यहां तक अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी अभी जो टॉपिक्स रहते हैं उनमें हमारी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं, जीबीएस है, ठीक है, शार्कोट मेरी टूथ डिजीज है, इसमें इसके अलावा जो मायस्थीनिया ग्रेविस है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है, सीएनएस इन्फेक्शंस हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे अभी रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रख लेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में जरूर आया होगा। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई वो आप मेरे से बाद में ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को उनका आंसर भी शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम बर्दाश्त किया, ठीक है। आई होप सर कि आपको समझ में आया सर होगा। जी सर सर ये क्वेश्चन है सर, ये पूछना था कि सर अपन मोटर न्यूरॉन लेजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन ये मोटर न्यूरॉन डिजीज का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट इट्स टाइप, लेकिन जी इसके फीचर्स इसमें आ सकते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज में। देखिए, पता है एम आई क्या राइट? मैं जी बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है ना, इसमें मोटर इन्वॉल्वमेंट है, मोटर मतलब मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। इसमें मोटर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है। मोटर सिस्टम में अपर मोटर लोअर मोटर दोनों के फीचर्स हो सकते हैं। मैंने ये अपर और लोअर का इसलिए वहां पे लिखा कि एक पेशेंट जो यूजुअली प्रेजेंट करता है, जितने भी केसेस हैं उसमें सिंगल केस या अपर के फीचर्स आ रहे होते हैं डिजीज में, या लोअर के फीचर्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पेशेंट को स्ट्रोक, पेशेंट को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंफार्क्ट हुआ, तो उसके अंदर प्लांटर क्या होता है, अप गोइंग होता है, उसमें स्पेस्टिसिटी होती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, ठीक है ना। सारे फीचर जो क्लोनस है ये पॉजिटिव होता है, उसमें आपको लोअर मोटर के फीचर्स नहीं मिलते। इसी तरह ही अगर पेशेंट की अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है, ठीक है ना, एट द लेवल पे आपको लोअर मोटर के फीचर्स मिल रहे होते हैं, और उसके अबव जो है वो पेशेंट को जो है वो यानी कि उसके नीचे नीचे जो है वो अपर मोटर के फीचर, यानी आपको एक मिल रहा होता है, दोनों चीजें नहीं मिल रही होती। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट हो जिसके अंदर आपके अपर मोटर वाले फीचर यानी कि प्लांटर्स अप गोइंग आ रहे हैं, पेशेंट को जो है वो हाइपर रिफ्लेक्सिया भी आ रहा है, लेकिन साथ फेसिकुलेशंस भी आ रही हैं, पेशेंट की साथ साथ बल्बर इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है, मसल वीकनेस है, टंग फेसिकुलेशन साथ आ रही है। तो अगर पेशेंट को अपर और लोअर दोनों के फीचर्स एक ही डिजीज में आ रहे हैं और वो ओल्ड एज का पेशेंट है, तो उसमें आप सबसे पहले, और सेंसरी का कोई डिस्कस नहीं किया हुआ, सेंसरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपने मोटर न्यूरॉन डिजीज को ध्यान में लाना है, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू।
नहीं नहीं, जो मोटर न्यूरॉन डिजीज का पैटर्न कोई नहीं होता, उसमें डिफरेंट एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, असेंडिंग पैरालिसिस या डिसेंडिंग पैरालिसिस वाली बात नहीं है। वो जीबीएस के अंदर या इन्फेक्शंस के साथ एसोसिएटेड या शार्कोट मेरिटो डिजीज के साथ एसोसिएटेड वो और डिजीजेज हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मोटर न्यूरॉन डिजीज में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। सर सर इसका एपिलेप्टिक आपने कॉज सिर्फ न्यूरो डिजेनरेशन ही है? जी जी, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, इसके अंदर जो है वो कोई स्पेसिफिक, क्योंकि जितनी भी सीएनएस डिजीज है इसमें ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं है, इसमें कोई स्पेसिफिक कॉज हमारे पास नहीं है, लेकिन इसमें जेनेटिक म्यूटेशन, फेमिलियल म्यूटेशन है, जैसे C9 जीन है कोई, इसकी मैं डिटेल एग्जैक्ट मैं आपके सामने देख के बता सकता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन का भी कहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ज्यादा याद रखें तो इसकी कोई कॉज जो है ना वो 100% नोन नहीं है, ठीक है ओके ना, सर। ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह लिखा हुआ है कोई ज्यादा। एक्सक्यूज मी सर। सर